नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 4.4 करने वाले हैं, जिसमें मात्र 2 क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। 30 क्वेश्चन में मात्र 2 क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं दोनों क्वेश्चंस को। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ वर्ड आए हैं, कहता है एक चर वाले, फिर आया है 2 चर वाले, फिर आया है 1 चर वाले और एक आया है 2 चर वाले। तो मुझे तो पता है ना, मतलब आपको भी पता है कि 1 चर वाला और 2 चर वाला क्या होता है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि 1 चर वाला और 2 चर वाला क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल क्वेट है, एक मोटिवेशनल थॉट है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जिंदगी में अपनी कीमत बढ़ानी है। क्या जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। मतलब कि अगर अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है, आप अपने आप को यहां से यहां तक ले जाना चाहते हो, तो आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको तपना पड़ेगा। क्या तपना पड़ेगा। अब देखो, सूरज की रोशनी होती है ना, उसको चमकने के लिए उसे तपना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो फिर आपको तो तपना पड़ेगा ही। कैसे? कभी तुमने देखा जो मक्का होता है, मक्का खाया हो ना कभी, कॉर्न बोलते हैं ना मक्का को इंग्लिश में। तो जब आप उसे लेने जाओगे तो जब वो कच्चा बिना भूंजा हुआ होता है तो उसकी कीमत 10 रुपए 15 रुपए होती है। लेकिन जैसे ही वो उसको आग में तपा दिया जाता है, आग में उसको भून दिया जाता है, तो उसकी कीमत डायरेक्ट डबल हो जाती है। राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, वही मक्का था लेकिन जब उसे आग में दिखाया गया तो उसकी कीमत तुरंत दोगुना हो गई। तो अगर आपको भी अपनी कीमत को बढ़ाना है, अपने आप को इंक्रीज करना है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, तो भाई आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे तपने का मतलब क्या है? तपने का मतलब बच्चों ये है कि आपको मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप भी जाओ आग में अपने आप को तपा डालो, ऐसे होता है क्या? अपने को वैल्यू को समझना है, ठीक है ना। तो तपना मतलब मेहनत करना है कि आप भी जाओ अपनी कीमत को बढ़ाने के लिए आग के पास खड़े हो जाओ और ऐसे सीना तान के कहो, देखिए सर मैं तप रहा हूं। तो ऐसे आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। वैसे में आपके जेब ढीली हो जाएगी, आपके घर वालों की जेब ढीली हो जाएगी, खर्चा लगेगा आपको, फिर से आपका स्वास्थ्य जो है वो क्या होगा, अस्वस्थ हो जाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको तपने का मतलब समझना पड़ेगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो लाइफ में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो जी जान लगाकर मेहनत कर दो, ताबड़तोड़ मेहनत कर दो। जो चीज आप बनना चाहते हो 100% बन जाओ, लेकिन आपको ये तपना पड़ेगा, मतलब मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है ना। और इस लाइन को समझो, आप इस लाइन को अपने दिल में उतारो और इसको सोचो कि हाँ, नितेश सर ने जो बताया एकदम सही कहा है। तो अपनी लाइफ में इंक्रीज करना है, अपनी बातों को, अपने आप को वैल्यू बढ़ानी है, तो फिर भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आइए, यहाँ पर दिखा है 1 चर वाले और 2 चर वाले। तो देखो, 1 चर का मतलब क्या होता है? एक चर का मतलब क्या होता है कि ऐसा समीकरण होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर हो। जैसे मैं लिख दिया 2x + 5 = 9। क्या दिया है? 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ हियर ओनली एक ही चर है जिसका नाम है x। लेकिन यहीं पर अगर मैं लिख देता हूँ 2 चर वाले, क्या लिख देता हूँ? 2 चर वाले। तो 2 चर वाले का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, कि 2x + 9y + 7 = 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर आपके पास 2 हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास 2 आपको दिख रहे हैं, x और y, यही दोनों क्या है? 2 चर वाले बन जाते हैं। तो 1 चर वाला समीकरण ये है, 2 चर वाला समीकरण ये है। और मैंने आपको एक चीज और भी बताया था कि जो 1 चर वाला होता है, क्या, जो 1 चर वाला होता है, 1 चर वाला, उसके जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक हल निकलता है। कितने? एक हल निकलता है। कितना? एक हल होगा। लेकिन आपको यहीं पर मैंने ये भी बताया था कि जिसमें 2 चर होते हैं उसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल। ठीक है ना। एक हल होगा और इसमें अनेक हल होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक हल क्या होता है, 2 हल क्या होते हैं, ठीक ना। ओके, तो 2 हल नहीं होता है, ठीक है। 1 चर वाला है, इसमें अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5 को उधर भेजोगे तो 2x = क्या होगा? 9 - 5। तो यहाँ से 2x = 4, मतलब x = 2। तो यहाँ पर सिर्फ x का 2 ही ऐसा मान है
जिसको यहाँ पर रखोगे दोनों पक्ष बराबर आएंगे। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई मान नहीं है कि x की जगह पे रखोगे तो वो बराबर 9 आएगा, कभी नहीं आ सकता। क्या कभी नहीं आ सकता। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो 2x + 9y + 7 = 0। इसमें क्या होता है, तुम x की अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो y की अलग अलग वैल्यू निकलती जाएंगी, या तुम y की अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो x की अलग अलग वैल्यूज निकलती जाएंगी। तो आइए इस चीज को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। चलो छोड़ रहने दो, इधर देखो हम बनाते हैं यहाँ पर ये खाना बना दिया मैंने। चलो हम देख लेते हैं, 2-3 वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है, हम 2-3 वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। चलो हम इस इक्वेशन को उठाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 2x + 9y + 7 = 0। मैंने इक्वेशन अपने से लिया है। हमें तो पता है ना कि अगर ये x और y की पावर 1 है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण जो होता है तो उसकी एक रेखा क्या होती है, जब उसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं इसमें x और y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू कितने ले लेता हूं, ऐसा कुछ वैल्यू लो ताकि हमारा नंबर पॉइंट पॉइंट में ना आए। तो x की वैल्यू कितनी ले ले, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 7 4 11, 18 लाने के लिए, 18 लाने के लिए एक काम करें, क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो हम x = 0 लेते हैं। चलो मैंने x = 0 लिया। अभी आप कहोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो सर जी, सरल सरल ले रहे हो, कोई बात नहीं। चलो हमने x = 0 ले लिया। अगर x बराबर आप 0 रखते हो बच्चों, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 0 रखा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि x का 0 तो पूरा मल्टीप्लाई तो 0 + 9y और +7 = 0। तो मुझे y निकालना है, तो 7 उधर जाएगा तो माइनस में, अब 9 इधर डिवाइड में जाएगा तो माइनस का 9/7 आ जाएगा, माइनस का 9/7 आ जाएगा। अब इस बार मैं y को 0 ले लेता हूँ। चलो y को 0 ले लिया। अगर मैंने y को 0 रखा तो 2x - +7 = 7 आएगा, है ना। 2x + 0 और +7 = 0। तो मुझे तो x चाहिए, तो x = 7 इधर आएगा तो माइनस का /2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस का 7/2। ठीक है ना। अब x की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं। x की वैल्यू मैं क्या करता हूं, मैं ले लेता हूं 3 ले लें, 2 ले लें, चलो 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 रखूंगा, ये लो 2, तो 2 दूना 4 और 7 4 11, 11 उधर जाएगा तो -11, तो -11/9 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम वैल्यू, देखो मैंने x की वैल्यू कुछ और माना तो y की वैल्यू कुछ और निकल रही है, फिर से मैंने x की वैल्यू कुछ और माना तो y की वैल्यू कुछ और निकल के आ रही है। इसका मतलब साफ साफ जाहिर है मेरे प्यारे बच्चों कि हम x की वैल्यू अनंत तक रखते चले जाएंगे तो y की वैल्यू भी अनंत निकलती चली जाएंगी, यानी कि इनके अनेक हल हो सकते हैं। तुमने y माना धाए तो निकल के आया x = y, मतलब x ने आपने कुछ और माना तो y कुछ और निकल के आना ही आना है। तो याद रखना कि 2 चर वाला जो होता है, 2 चर वाला, जैसे है ना 2 चर वाला, तो 2 चर वाले के कितने हल होते हैं, तो अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। एक चर वाले में कितने होते हैं, तो एक चर में सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। कितने हल होते हैं, सिर्फ एक। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन कहे क्या रहा है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक चर वाला, फिर कहता है 2 चर वाला एक समीकरण y = 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। मैं इसको पूरा हटा देता हूं पहले, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं कि एक चर वाला की बात कर रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन 2 चर। तो पहले हम एक चर वाले देखते हैं। कहता है समीकरण दिया है, एक समीकरण के रूप में y = जो 3 दिया हुआ है, y = 3, इसको हमें ज्यामितीय निरूपण करना है। ज्यामितीय मतलब वही चीज, ये चीज होता है, ये चीज, यानी किसी रेखा पर इसको रिप्रेजेंट करना, वही ज्यामिति। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो आइए एक चर वाला पहले बनाना है। तो आइए पहला क्वेश्चन, एक चर वाला, एक चर, ठीक है ना। उसने क्या कहा, y = 3। तो अगर इसको आप एक चर वाला बनाओगे तो भाई ये तो एक चर का है ही। देखो ना भाई, इसको एक चर वाला नहीं कह सकते हो क्योंकि इसमें y = 3 है, तो इसमें तो एक ही चर है ना y, बस कुछ नहीं करना है, y इतना हो गया। तो इसे क्या करना है, हमें एक रेखा पर दिखा देना है, क्योंकि एक ही चर है। तो एक चर है तो इसके लिए सिर्फ एक ही अक्ष की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से एक लाइन खींची जाएगी, बस जी हो गया। और इसका हम कोना बना देते हैं, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे कहीं पे 0 होता है, ये 0, इधर 1 होता है, ये 2 होता है,
3 4 5, इधर माइनस का 1 -2 -3, राइट, यही होता है। अब हमें चाहिए क्या, y बराबर कितना चाहिए, हमें y बराबर 3 को रिप्रेजेंट करना, मतलब 3 किधर जाएगा, यही आपका 3, यही 3 है, यही आपका हो जाएगा y बराबर। अब ये नहीं कहते ना x बराबर y बराबर 3 है तो ऐसे लाइन खींचो सीधा, भाई एक ही लाइन आपको खींचना है, बस हो गया। तो हमने एक x अक्ष दिखा दिया, यहाँ पर x बराबर y बराबर 3 का मतलब यही है कि सिर्फ एक ही अक्ष है, तो एक अक्ष हमने खींच दिया और यहाँ पे y बराबर 3 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया? आइए अब सेकंड को जो क्वेश्चन दिया है इसी क्वेश्चन को अब बनाना है हमें। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, y बराबर 3 वाला हमने कैसे करना है रिप्रेजेंट, लाइन खींचना है, y बराबर 3 कहाँ पे वही दिखा देना, काम खत्म, ही हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 चर वाला, इसी को हमें बनाना है अब 2 चर वाला, 2 चर वाला। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी को हमें बनाना है अब 2 चर वाला। दूसरा क्वेश्चन है 2 चर, 2 चर। अब देखो जब हम 2 चर वाले की बात करते हैं तो इसको जब हम 2 चर के रूप में बनाएंगे तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना कि 0 इंटू एक्स प्लस वाई, इसको इधर लाते हैं तो -3 बराबर 0, क्योंकि हमें पता है 2 चर के लिए हमारे पास समीकरण क्या होते हैं, यही तो होता है ना कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी x और y और साथ में c होना चाहिए। तो हमने इसको उसी फॉर्म बना दी, इसको हम 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर है नहीं तो हम इसको 0 इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं ना, बस हो गया। इतना पता करने के बाद, इतना पता करने के बाद आपको क्या करना है, अरे पूरा हटो भैया, पूरा करना, हटने के बाद अब देखो यहाँ पर अगर हम y बराबर x बराबर अगर हम आप चाहते हो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए मुझे पता है ना कि हमको वो बनाना पड़ता है, एक कॉलम यहाँ से वैल्यू निकालना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, वैल्यू हम इस साइड निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चलो आओ वैल्यू निकाल, हमने माना x यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ, ये 0, अगर x बराबर आप 0 रख देते हो तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर y बराबर 3, y बराबर 0 लोगे तो x तो ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप इसको नहीं बनाओगे तब भी अपना काम हो जाएगा, मत बनाओ इसको, रहने दो, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर एक ही चर है, लेकिन उसको 2 चर बनाने के लिए हमें उसको 2 चर के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा कि भैया हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना पड़ेगा। तो हमने एक्स अक्ष तो खींच दिया, अब मैं खींचता हूं वाई अक्ष, ये लो, तो यहां पर आपका हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में आप चाहते तो यहां से लाइन भी खींच सकते थे इस तरह, ठीक है ना। आप पिछले वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट हमने दिखाया था, क्योंकि हमें पता है कि एक चर वाला है तो उसमें तो हम सरल रेखा तो खींच ही सकते हैं ना, तो आप चाहो तो उसमें सरल रेखा भी खींच सकते हो, वैसे खींचना भी पड़ेगा, ठीक है ना। आपको इस चीज को ध्यान देना है कि उसमें हमें लाइन भी ड्रा करके दिखाना है कि किस तरह से हमारा एक्स अक्ष वाई अक्ष के अकॉर्डिंग हमारी लाइन किस तरह से जाएगी, ठीक है ना। तो आप उसमें दिखा भी सकते हो, ठीक है ना। तो आइए अब इसकी बात करते हैं। तो अगर हम अब इसको हटा दूं, ये पहले वाले क्वेश्चन का था, ये पूरा हट जाएगा क्या, इसको सॉरी इतना हटा दो, चलो उसको रहने दो। अब मुझे ये बताओ कि जब मैंने लाइन खींच दिया तो y बराबर 3 ही, तो इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर 3 ही तो आएगा भाई, y बराबर 3 ही तो आएगा। इसका मतलब हमारा y बराबर 3 यहाँ पर आएगा, यानी इसका नाम क्या होगा, यानी x तो 0 है और y मेरे पास 3 है, ठीक है ना। अब चाहो तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रा कर सकते हो, आप चाहो तो इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन इस तरह से ड्रा कर सकते हो, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा उठा के इधर कर लेते हैं ऊपर से, ये ठीक है ना। तो हमने इस तरह से इस लाइन को क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। बताओ कोई दिक्कत, ये हो गया। इसका नाम भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो इस लाइन का, इसी के फॉर्म में 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। सिंपल था, कुछ भी नहीं है। इतने आसान आसान कभी कभी क्वेश्चन बच्चों मिल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन जो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करे वही तो समझ में आता है ना कि हाँ, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कोई सॉल्व कर लेता है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि भैया इनको कैसे हम सॉल्व करें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बच्चों क्या होता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है ना।
आपका क्वेश्चन नंबर 1 को जो है फिनिश हो जाता है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है एक चर वाला और दो चर वाला। फिर से इस बार हमारे पास समीकरण क्या दिया है, 2x + 9 बराबर 0 है। तो ये इसको हमें ज्यामितीय निरूपण इसका भी करना है। तो कोई बात नहीं, आइए दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, एक चर वाला। एक चर क्या दिया है, 2x + 9 बराबर 0 यही दिया है। तो अगर इसको सॉल्व करो तो x बराबर 2x बराबर या लिख दो, यहाँ पे लिखना है या 2x बराबर -9 या x बराबर -9/2 बराबर 4.5, लेकिन माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, नो दिक्कत। अब आपको क्या करना है, वही चीज फिर से करना है। अब एक ही अच्छे है, एक अच्छे के लिए भाई अगर हमारे पास एक चर कह रहा है इसका मतलब सिर्फ एक ही चर है, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही लाइन की जरूरत पड़ती है। ये मैंने खींच दिया। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि इसका ये छोर होते हैं। मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है ना। चाहो तो इस लाइन को और भी बढ़ा सकते हो। ये मैंने यहाँ तक लाइन कर दिया, ठीक है ना। ये -4, फिर यहाँ पर 6 माइनस का -7, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि पॉइंट कहाँ पे आएगा। x बराबर -4.5 है, इसका मतलब एक एक गैप जा रहा है, यानी कि एक एक का, यानी बीचों बीच 0.5 होगा। इसका मतलब ये तो 4 है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये वाला, यही आपका हो जाएगा -4/4.5, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लाइन पे ड्रॉ करना था, बस दिखाना था कि वो पॉइंट आपका आखिर कहाँ पर आया। बताइए, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ, समस्या, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्या? बताइए, कोई दिक्कत? आज चाहो तो इसको x बराबर भी लिख सकते हो, x बराबर -4/4.5, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, पहला आसान है और हमने सॉल्व कर लिया। आइए सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। क्या देखिए, यहाँ पर दो चर वाला मैंने लिख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया था, 2x + 9 = 0, and now I also write this 2x + 0 × y + 9 = 0, ओके। क्योंकि हमको इसको बनाना था दो चर के फॉर्म में, तो हमने इसको दो चर के फॉर्म में बना दिया। तो उसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो आना तो x बराबर आएगा, तो x बराबर कितना, -9/2 ही ना, मतलब x बराबर -4.5 ही आएगा। लेकिन जब आप इसको लाइन पे ड्रा करना है तो मुझे x एक्सिस और साथ में y एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बार हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं दो चर के लिए, और दो चर के लिए जरूरत पड़ती है। और एक चीज हो जाता, इसको x अक्ष जरूर लिख दिया करो, x अक्ष, ये y अक्ष, ताकि टीचर नंबर नहीं काट पाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 एंड -5, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें जिस पॉइंट की जरूरत है उस पर नजर डालते हैं। तो आइए, हमें तो चाहिए 4.5, तो वेयर इज 4.5, तो 4.5 इज हियर, ये पॉइंट है ना। तो अब इसके एक समांतर किसके जाएगा, अगर x बराबर 0 है, हमें पता है अगर x अक्ष का जो समीकरण होता है वो किसके समांतर जाता है। आपको बता चुका हूं, अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा इसकी तो आपको पता होगा कि x अक्ष का जो समीकरण होता है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो x अक्ष का समीकरण है, तो वो x अक्ष का समीकरण y अक्ष के समांतर जाता है। मतलब जो लाइन जाएगी वो कुछ इस तरह से जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको लाइन को बनाने के बाद इस लाइन को उठाता हूं,
यहाँ रख दिया। ओके, उसके बाद इसका कलर भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कलर कर देते हैं ग्रीन। ठीक है जी, हमारे पास ये लाइन आ चुकी है, ये लाइन। तो इस लाइन का जो नाम है वो क्या रखा जाएगा, 2x प्लस 9 बराबर 0। हाँ, ये लिख दो, या तो फिर आप ये भी लिख सकते हो इस लाइन का नाम, ये जो अभी बनाए थे, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक ना, तो इस लाइन का नाम हो गया और ये पॉइंट हो जाएगा उसका कहां पे, क्योंकि पता है ना कि x अक्ष का समीकरण y अक्ष के समांतर, y अक्ष का समीकरण x अक्ष के समांतर, हमने सारा कुछ सीख चुके हैं। अगर आपने बढ़िया से वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों यहाँ पर मात्र 20 मिनट में, मैंने तो कुछ इसमें अदर चीजें भी ऐड कर दी, नहीं तो ये 15-12 मिनट में ही आपका ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। और मैंने बहुत ही आसान से, बहुत ही लेजीनेस में मैंने पढ़ाया इस चीज को। ठीक है ना, एकदम बिना एक्टिव हुए मैंने इस चीज को पढ़ा डाला, इसीलिए आसानी से समझ में आया, मतलब आसानी बहुत ही, इतना थोड़ा टाइम लग गया ज्यादा। ठीक ना, तो आइए हम क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया। इस अध्याय में आपने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया, किस किसका, कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण, जहां a b और c क्या होती हैं, एक रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर होते हैं, और a b दोनों शून्य नहीं होने चाहिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी अगर आपने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिया तो ये दो चर वाला समीकरण तभी कहलाएगा जब ये दोनों जब ये दोनों, यानी इनके साथ जो a लगा है और जो b लगा है, ये वो दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे। तभी अगर ये 0 के बराबर हो जाएंगे तो ये समीकरण जो होगा दो चर वाला कहलाएगा। इन दोनों में से कोई भी अगर 0 हो गया तो एक चर वाला हो जाएगा, अगर दोनों 0 हो गए तो फिर वो समीकरण ही नहीं बनेगा। ठीक ना, उसके बाद दूसरा देखो, कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यही मैंने तुमको समझाने की कोशिश की कि अगर कभी भी आपके पास दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, क्या दो चर वाला, जैसे मैंने लिखा ना कि 2x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो आप इसमें जब बनाओगे इस तरह से कॉलम, तो आप x और y की वैल्यू अपने से मानते चले जाओगे, x की वैल्यू कुछ और तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, फिर x की वैल्यू कुछ और मानोगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, इसी तरह से आगे कुछ और मान लोगे, तुम y की वैल्यू कुछ और मान लियो तो x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो इस तरह से कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अगर एक चर वाला होता तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है, इस चीज को भी याद रखना। ठीक है ना, आइए थर्ड में क्या कहता है, दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है वो एक सरल रेखा होती है। यानी कि अगर मैं कोई समीकरण लिखा जैसा 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0, ये लिख दिया, तो जब इसको आप समीकरण बनाने के बाद इसको ग्राफ पे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो लाइन जो होगी वो या तो इस तरह जाएगी, या तो ऐसे जाएगी, या तो ऐसे जाएगी, या ऐसे जाएगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, वो भी एक सरल रेखा होगी। क्योंकि इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि x और y की जो पावर है सिर्फ और सिर्फ एक है, इस वजह से ऐसा होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट। यहाँ पर कह रहा है चौथा पॉइंट कि अगर x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है और y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। अच्छा, कहता है अगर x 0 हो गया तो y अक्ष का समीकरण होगा, और अगर y 0 है तो वह x अक्ष का समीकरण होता है। अगर x बराबर a का आलेख जो होता है y अक्ष के समांतर होता है ना। अभी हमने देखा कि x बराबर हमारा क्या आया था, -4.5, आपको याद है, जब हमने दो अक्ष वाला बनाए थे तो y अक्ष के समांतर होता है। तो देखो जब इस तरह बनाए थे तो यहाँ पर पॉइंट आया था तो y अक्ष के समांतर खींचे थे ना। हाँ, तो याद रखना कभी भी x अक्ष का समीकरण होता है, क्योंकि x बराबर दिया तो इसमें तो x अक्ष का समीकरण है, तो x अक्ष का समीकरण जो होता है वो y अक्ष के समांतर होता है, और y अक्ष का समीकरण x अक्ष के समांतर होता है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर पे आते हैं। कहता है y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। वही बात है, अगर y बराबर आपके पास दिया है तो वो x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण y अक्ष के समांतर, y अक्ष का समीकरण x अक्ष के समांतर। ठीक है ना, और ये एक सरल रेखा होती है। ठीक है ना, ठीक है। अगला कहता है y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा निरूपित करता है। कहता है y बराबर mx जो है वो जो होगा वो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा निरूपित करेगा। आप इसको y बराबर mx को मैंने आपको y बराबर के x के फॉर्म में समझाया था एक समीकरण, आपको याद हो तो,
क्यों ऐसा होता है? अगर इसमें से आप x को 0 ले रहे हो, अगर आप इसका समीकरण बनाना भी चाहते हो तो आप ऐसे बनाओगे। चलो ये लो, हमने बना दिया कॉलम, यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y। आप x बराबर 0 लेना चाहते हो तो 0 तो k 0 तो 0, तो y वाला भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप y को 0 लेना चाहते हो तो k इधर डिवाइड में आएगा। हम किसी भी नंबर में अगर किसी भी 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आता है, इसका मतलब कि x वाला भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि रेखा जो जाएगी इस तरह से होकर, वो मूल बिंदु से होकर ही इस तरह से जाएगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको इस चीज समझ में आ गई होगी कि कभी भी y बराबर kx या y बराबर mx के फॉर्म में है तो संख्या, अच्छा m क्या है, यहाँ पर m की बात कर लेते हैं। m क्या है? m जो होता है वो एक अचर होगा। क्या होगा? कोई भी अचर हो सकता है। अगर इसका वैल्यू रख दिए कुछ भी तो वो तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला 8 नंबर कहता दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का हल होता है। साथ ही रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कभी भी कोई आलेख खींचा, मान चलो इस तरह से आपने आलेख खींचा, कोई रेखा तुमने ऐसे खींची, तब इस रेखा पर जितने भी बिंदु आएंगे, अगर इधर से ये वाला बिंदु ले लिया तो इधर से ये वाला, इधर से ये वाला बिंदु ले लिए तो इधर से ये वाला, तो यहाँ पे 2 बिंदु आएंगे, यहाँ पे 2 बिंदु आएंगे। तो आप इन दोनों बिंदुओं को x और y के समीकरण में रखोगे, कोई भी समीकरण में। मान चलो ये जो मैंने रेखा खींची वो इस समीकरण 2x + 5y + 9 2 बराबर 0 का समीकरण मैंने खींचा लाइन। तो यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ और आएगी, यहाँ से x और y की वैल्यू कुछ और आएगी। तो इनमें से x और y की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो इसका मान हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि ये उसी रेखा पर स्थित बिंदुओं को हम ले रहे हैं। तो एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं और उन बिंदुओं को अगर हम इसमें रखेंगे उन बिंदुओं से, तो जो आएगा इक्वेशन वो हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि एक सरल रेखा उसी आलेख पर स्थित बिंदु है, इसी वजह से वो हमेशा इक्वल बराबर आएगा, यानी दोनों। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को, कभी भी किसी भी आलेख पर स्थित होंगे। आइए 8 नंबर हो गया। 8 के बाद आते हैं अगले नंबर। और भी है या खत्म हो गया? तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। उम्मीद है बहुत ही प्यार से आपको चीजें समझ में आई होंगी। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, जरा सा देखते हैं आपको कितना आता है। एक क्वेश्चन करते हैं। आइए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है आप पढ़ चुके हो क्या? आप पढ़ चुके हो, पिछले पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x² माइनस का 13x + 20, इसको आपको सॉल्व करना है, गुणनखंड करना है इसके। इस प्रश्न का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो बहुत ही आसानी से हम इस चीज को करने वाले हैं। तो वीडियो को बस करो, अपने सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी मैं तो बता ही दूंगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 2x²। हमें पता है कि इस 2 और 20 का हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 40। और 40 के ऐसे 2 फैक्टर करने होते हैं, तो 40 को फैक्टर पहले कर लेते हैं। चलो 40 को पहले फैक्टर करोगे तो यहाँ पर 20 आएगा, फिर से 2 से काटोगे तो 10 आएगा, फिर से 2 से काटोगे तो 5 आएगा, और फिर से 5 से 5 आएगा, एक बार एक आएगा। ठीक है ना। अब ये रूल यही होता है कि मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है, 40 आया था, क्या आया था, 40 आया था। अब इस 40 के आपको ऐसे 2 फैक्टर करने होते हैं, ऐसे 2 फैक्टर करने होते हैं कि उनको ये प्लस करने पर 13 आना चाहिए। यही साइन बताता है इन दोनों को। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको हम प्लस कर दें तो वो 13 के बराबर आ जाए। तो ये नंबर हो सकता है। देखो इसमें आपको अगर ये 2 ले रहे हो तो 2 और 20 को लो, तो 20 दूना 40 तो होता है, लेकिन दोनों को प्लस करने पर 13 नहीं आएगा, 3 बने। आगे बढ़ जाओ, 2 दूनी 4 और 4 और ऐसे चले जाओ। तो 4 और 10, तो 10 चौके 40 होता है, 40 तो आ गया, लेकिन 10 और 4 14 होता है, तो ये भी नहीं बनेगा। और आगे आ जाओ यहाँ तक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में ऐसे चले जाओ, तो 8 5 40, 8 5 40, यानी कि 8 और 5, देखना ध्यान से इस चीज को, मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 8 5 40 होता है और 8 और 5 को ऐड करने पर 13 भी आ रहा है। जिसका मतलब कि हमारा 8 5 40 वाला बनेगा। और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि 8 5 40 तो हो गया 8 और 5, लेकिन हमें माइनस में लाना, इसका मतलब मुझे दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा, तभी जुड़ भी जाएंगे, क्योंकि जोड़ने पर ही तो आ रहा है, क्योंकि सेम साइन पे जुड़ते हैं और हमारा काम भी हो जाएगा। उसके बाद आप देखो ध्यान से, इन दोनों में कुछ कॉमन है जिसका नाम है 2x। तो यहाँ से 2x बचा x, 2 4 जा 8, 4 बचेगा। यहाँ से माइनस का 5 बाहर, तो x, और यहाँ पे माइनस बचेगा 5 4 जा 20, क्या 5 4 जा 20। उसके बाद आप देखो ध्यान से,
इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है जिसका नाम है x माइनस 4, तो बचा हुआ 2x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो उसको इसी फॉर्म में बताना होता है। यही क्या होता है हमारा। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन कितना प्यार से हमने कर लिया। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 548 का स्क्वायर माइनस 549 का स्क्वायर। मैंने क्या लिख दिया, 548 का स्क्वायर माइनस 549 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो आपको बच्चों पता है, क्या जानते हो, तुम जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। ये क्या होता है, इस सूत्र से, क्या है, सूत्र से, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 548 का स्क्वायर माइनस 549 का स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस करके, यानी 548 प्लस 549, एक में दोनों को घटाकर, यानी 548 माइनस 549, ठीक है। उसके बाद ध्यान से जोड़ दोगे, 9 8 17 होता है, 4 4 8 1 9 होता है, 5 5 10 होता है। कितना ही आएगा, 8 9 8 17, एक कैरी, 4 4 8 1 9 हो गया, कैरी नहीं आया, 5 5 10, ठीक है। इनटू यहाँ पे घट जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस में होने की वजह से माइनस का 1 आएगा, और आप इस चीज को माइनस 1097 भी कह सकते हो। यही आपका कितना प्रेम से हमने इन क्वेश्चन को कर लिया रे बाबा, क्वेश्चन कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस ब्रैकेट में दिया है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, ऐसे था क्वेश्चन, 27 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका भी आपको गुणनखंड करना है, गुणनखंड। तो आपके दिमाग में तुरंत ख्याल आ गया होगा कि सर जी हम इसको 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो 3x का क्यूब और माइनस वाई का क्यूब कर सकते हैं। अब हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, कि एक बार दोनों को एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर, माइनस वाला है तो प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है ना। तो इसी फार्मूले से कंपेयर करने पर आप 3x क्यूब और माइनस वाई क्यूब को आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में 3x माइनस वाई, और दूसरे में 3x का स्क्वायर करोगे तो चलो 3x का स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब कि 3x इंटू वाई, और प्लस वाई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर मतलब वाई, तो वाई का स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद आप इसी को लिखोगे 3x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, एक में 3 त्रिक का 9x स्क्वायर प्लस 3x वाई हो जाएगा, और प्लस का वाई स्क्वायर, और आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे की तरफ से ला के रहा हूँ पॉलिनोमियल वगैरह से, ठीक है ना। तो आप इसी तरह सॉल्व करते थे। तो उम्मीद है कि आपको चीजें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में बच्चों यहीं पर हम इसको क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत प्यार से सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो आपका चैप्टर 4 जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका चैप्टर 5 का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वो क्या होगा, कमिंग सून, ठीक है ना। ये बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको चीजों को ध्यान से करना है, समझना है। बाकी आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, सारे चैप्टर रिकैप करते रहिए। चैप्टर 5 आने के बाद हम चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना। 1 से लेकर के 5 तक चैप्टर के, 1 से 5 तक के चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम रखेंगे, और इसी तरह से आपके टेस्ट भी होते रहेंगे। थोड़े थोड़े चैप्टर्स के हम ऐसे टेस्ट करते रहेंगे, तो आपका सारा कुछ क्लियर होता रहेगा। जो शुरू से पढ़ रहा होगा उनको एक एक चीजें समझ में आ जाएंगी, मेरा दावा है। बस आपको सारी वीडियोज इसी तरह से देखते जाना, ठीक है ना। क्योंकि मैं इतना टेस्ट करवा दूंगा तो आपको रिविजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस टेस्ट से ही आप बेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। टेस्ट जहाँ टेस्ट वहाँ बेस्ट, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।